नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ में दोस्तों हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसको शुरू करें। बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी सही से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आर्कियोलॉजी के जो यूजीसेट के एग्जाम होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये है कि हु रिकमेंडेड अ 90% रिडक्शन इन द बजट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसके द्वारा जो भारतीय पुरातत्व है उसमें जो उसका बजट था उसमें 90% की कटौती का परामर्श दिया गया, उसका सलाह दिया गया। बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बताएं भाई, सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा आर्कियोलॉजी के बजट में 90% रिडक्शन करने का कहा गया? एक आंसर आया है लॉर्ड इंचकेप। और भी कोई बताएं? ये चीजें ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। रिकमेंडेशन ऑफ 90% रिडक्शन इन द बजट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यह किया कहा गया किसके द्वारा? बताएं भाई। लॉर्ड इंचकेप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दो लोगों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है लॉर्ड इंचकेप। लॉर्ड इंचकेप के द्वारा जो है इसे अच्छा ये बताइए किस वर्ष किया? ये जो आर्कियोलॉजी का बजट है जिसमें 90% रिडक्शन करने की बात की गई, यह किस वर्ष कहा गया? यह कार्य इनके द्वारा किस वर्ष किया गया? चलिए, किसके द्वारा कहा गया? यह कहा गया लॉर्ड इंचकेप के द्वारा। कब कहा गया? 1923 में, 1923 में। लॉर्ड इंचकेप के तत्कालीन लॉर्ड रीडिंग भी रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में लॉर्ड इंचकेप न देके आपको लॉर्ड रीडिंग भी दे सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा हमको ये बताइए कि ये जो 90% रिडक्शन है ये फाइनली कितना हुआ? रिकमेंडेशन दिया गया था कितने का? रिकमेंडेशन दिया गया था 90% का, बट द क्वेश्चन इज ये फाइनल रिडक्शन कितना हुआ? 90% का लॉर्ड इंचकेप के द्वारा जो है रिडक्शन कहा गया कि भैया जो आपकी आर्कियोलॉजी है उसके बजट में 90% की कटौती कर देनी चाहिए। लेकिन वह जो आपकी कटौती 90% है उससे कितना घटकर हो गया था? चलिए, एक आंसर द्रोही जी ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर 22%।
22% जो है, ये जो रिडक्शन है वह देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जरा हमको ये बताइए, उस समय तत्कालीन समय में यह जो आपके जो रिडक्शन 22% किया गया, तो उस समय के तत्कालीन समय में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे जिनके द्वारा रिडक्शन 90% से घटाकर 22% कहा गया? तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे? ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने बताया था। भारत सचिव तत्कालीन समय में जब यह पुरातत्व का जो बजट है 90% से घटाकर 22% कर दिया गया, तो उस समय में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भारत के सचिव कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, विस्काउंट पील। क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। जॉन मार्शल और तत्कालीन समय के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे विस्काउंट पिल, इन दोनों की सहायता से जो है उस समय जो रिडक्शन था 90% से रिड्यूस होकर कितना हो गया था? 22% हो गया था। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा, कि जरा हमें ये बताइए कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई? वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जो कि सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने? बताएं। Who was the first Indian to be appointed as Director General of ASI? कनिंघम। ओके, क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है और आप सभी आंसर क्या दे रहे हैं, और ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। ईयर भी बताना है, ठीक है, ईयर भी आप लोगों को बताना है, केवल नाम नहीं। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है और आप में से दो तीन लोगों ने जो आंसर किया है वो क्या किया है? मैंने क्या पूछा कि द फर्स्ट इंडियन हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। अब आप लोग कनिंघम का नाम काहे ले रहे हैं, क्या कारण है मुझे नहीं पता। अरे भाई ध्यान रखिए, मैंने बताया था पढ़ाते समय कि यह जो साहब हैं कनिंघम, कनिंघम एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल हैं, न कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी भारतीय महानिदेशक नहीं है। भारतीय महानिदेशक की बात की जाएगी तो वो हो जाएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 में बताया गया था, पढ़ाया गया था आप लोगों को। 1931 में जो है यह अपॉइंट हुए थे, पढ़ाते समय ही मैंने डिस्कस किया था। तो छोटे छोटे यदि मिस्टेक्स आप लोग करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चंस पढ़िए आप अपने पेपर के, तो वहां पे क्वेश्चंस कई बार होता है, लगता है कि हमको कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी में आते हुए क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, फिर एएसआई, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कनिंघम लगा रहे हैं। वहां पे इंडियन शब्द नहीं होगा, तब केवल होगा द फर्स्ट पर्सन हु अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, देन आपका आंसर कनिंघम। लेकिन जब इंडियन शब्द जुड़ जाएगा देन आप कहेंगे दयाराम साहनी हु इज अपॉइंटेड इन 1931। ओके, अब देखिए जरा हमको एक बात बताइए, दयाराम साहनी से पहले 1904 में एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम क्या था? 1904 में एक प्रिजर्वेशन को लेके एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम क्या है?
1904 में संरक्षण के कार्य को लेके जो आपके स्मारक हैं, उन स्मारकों के संरक्षण को लेके एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, जरा हमको एक बात बता दीजिए, ये जो द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट है, जब ये पास हुआ था तो एट दैट टाइम हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ, प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जब पास हुआ, तो उस समय तत्कालीन समय में एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? बताइए भाई। इतने लोग जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। आप सभी के लिए ही लगातार मेहनत की जाती है। निवेदन है सभी से कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्या है? उस समय के तत्कालीन क्या है? आपके डायरेक्टर जनरल। अब यदि मैं प्रश्न ये पूछूं कि जरा हमें ये बताइए, सर जॉन मार्शल जो हैं, इनको किस वर्ष डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए जाने की बात कही गई? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जो सर जॉन मार्शल की आप बात कर रहे हैं, ये जो सर जॉन मार्शल हैं, इनको किस वर्ष डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करने का बात कहा गया? पढ़ाते समय बताया गया, यही गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ यही होगा, मैं जान रहा था। 1901 में, 29 नवंबर 1901 में यह बात कही गई, यह पास हुआ कि भैया 1901 में 29 नवंबर को, कि अगले जो महानिदेशक होंगे वो होंगे आपके जॉन मार्शल। एंड जॉन मार्शल टुक चार्ज इन 1902। 1902 में इनके द्वारा जो चार्ज है, इनके द्वारा जो पद है, वह ग्रहण किया जाता है 1902 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, जरा हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वह कौन सा फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है इंडिया में जहां पर रिवर्स राइटिंग के प्रमाण मिलते हैं? द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इन विच द एविडेंस ऑफ फर्स्ट रिवर्स राइटिंग। कौन सा ऐसा वह अभिलेख है जिस अभिलेख में प्रतिलोम लेखन के प्रमाण मिले हैं? कोई बता सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। किसी को जानकारी है? इन विच इंस्क्रिप्शन द एविडेंस ऑफ प्रतिलोम और रिवर्स राइटिंग स्टाइल, ये फर्स्ट इंडियन इंस्क्रिप्शन है। रिवर्स राइटिंग, प्रतिलोम लिखने की विधि जो है,
पढ़ाते समय पिछले बैच के तो बच्चों को बताया ही गया है। भट्टिप्रोलु नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसी इंस्क्रिप्शन में आपको बता दूं, जो बोस्ट्रोफेडान स्टाइल है उसके भी पहले प्रमाण आपको मिले हैं। बोस्ट्रोफेडन स्टाइल जो है लिखने की, बोस्ट्रोफेडन शैली जो है लिखने की, उसके भी प्रमाण इसी अभिलेख में सबसे पहली बार मिलते हैं। और ये अशोक का येरागुड इंस्क्रिप्शन है। कौन सा है? येरागुड इंस्क्रिप्शन। चलिए ठीक है। अब जब बात आ ही गई है अशोक के काल की, तो जरा सा चर्चा मैं करूंगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जरा हमको ये बता दीजिए कि अशोक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाले अभिलेख का नाम क्या है? उस इंस्क्रिप्शन का नाम बताना है, उस अभिलेख का नाम बताना है जिस इंस्क्रिप्शन में अशोक के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख मिलता है। दैट इज वन एंड ओनली इंस्क्रिप्शन। वह केवल एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का जो उल्लेख है और चंद्रगुप्त मौर्य के नामों का जो उल्लेख है वह देखने को मिला है। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। जितने भी लोग जुड़े हैं भैया, निवेदन है, 15 लोग लाइव हैं और जो लाइक्स हैं वो मात्र 9 हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। आप लोग से कहना पड़ेगा, मेहनत आपके लिए की जा रही है। चलिए ठीक है। तो ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें किसके प्रमाण मिलते हैं? नेम ऑफ अशोका विथ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया। तो यह कहां से मिला है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। कहां पे? जो रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में यह जो प्रमाण है वह देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा जरा एक बात बताइए, जब जूनागढ़ अभिलेख की बात आ ही गई है तो थोड़ी सी चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक है कि हमको जरा एक बात बता दीजिए कि यह जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें कौन कौन से रूलर्स का, कौन कौन से शासकों का जो उल्लेख है वह देखने को मिलता है? बताएं भाई। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से रूलर्स के नाम मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आता क्या है कि आप सभी जानते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अबाउट द, आपका कौन सा, जो सुदर्शन लेक है उसके बारे में। सुदर्शन लेक कहां पड़ता है तो आप सभी जानते हैं, जो गुजरात में सौराष्ट्र प्रोविंस है, सौराष्ट्र प्रांत है, वहां पर पड़ता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो आपका सुदर्शन झील है उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं, आप उनको ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि सुदर्शन झील है कहां पर? तो ये सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। इसका निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण कराया गया आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उनके जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल है, जिनका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, बाद में अलग अलग शासकों के द्वारा, अशोक के समय में तुषास्प के द्वारा जो है, और बाद में रुद्रदामन के द्वारा, और जो आपके स्कंदगुप्त हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर कार्य कराए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तत्कालीन समय में कौन कौन से शासकों में कौन कौन से प्रोविंस, जो आपके सौराष्ट्र प्रोविंस है उसके कौन गवर्नर थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये निर्माण किसके काल में हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और दूसरा किसके, इसमें जीर्णोद्धार कब शुरू हुआ? अशोक के काल में। 2 हो गए। तीसरा इसमें जो शासक हैं वह है आपके रुद्रदामन, जिनके नाम से ये जाना जाता है अभिलेख, रुद्रदामन। ठीक है, चौथे अभिलेख की बात करते हैं। चौथे जो शासक हैं
वह कौन है? वो है आपके स्कंदगुप्त। सुप्सी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और आपके कौन बचे? आपके बचे रुद्रदामन और उसके अलावा स्कंदगुप्त। ठीक है, रुद्रदामन हो गए और चौथे स्कंदगुप्त। चलिए, अब इन चारों के शासकों के समय में उस सौराष्ट्र प्रोविंस के गवर्नर कौन थे? ये मैचिंग के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप में से मैं देखता हूं कितने लोगों को याद है। सबसे पहले बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? बताएं भाई। ये एकदम आप रट जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत के जो आपके गवर्नर थे वो कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य। अच्छा, अशोक के समय में बताइए, अशोक के समय में कौन था? बताएं भाई, अशोक के समय में कौन था? अशोक के समय में तुषास्प, यवन तुषास्प भी कभी कभी कहा जाता है, ग्रीक तुषास्प भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तुषास्प, ठीक है, तुषास्प को जो है अशोक के समय में वहां पर ये सौराष्ट्र प्रांत के प्रोविंस के गवर्नर थे। अच्छा, रुद्रदामन के समय में कौन था? बताइए भाई। रुद्रदामन के समय में, तत्कालीन समय में जो सौराष्ट्र प्रांत है, प्रोविंस है, वहां का राज्यपाल कौन था? तो वो थे सुविशाख पहलव। कौन थे? सुविशाख पहलव। और सबसे अंतिम ये बताइए, ये जो आपका स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र प्रोविंस का राज्यपाल, गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। कौन था? पर्णदत्त। इस चारों नामों को एक दूसरे से कनेक्टेड करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बन सकता है और बना भी है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? यदि निर्माणकर्ता की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, निर्माण किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, और बाकी जो 3 गवर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, तुषास्प, सुविशाख पहलव और पर्णदत्त, इनके द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण नहीं कराया गया, मरम्मत किया, रीबिल्ड किया इन्होंने। ठीक है, इसको। चलिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रपालित, देखिए चक्रपालित जो है ये पर्णदत्त के लड़के थे। ठीक है, उनके पर्णदत्त के वह लड़के थे जिनके, जो कि गिरनार में ही एक शासक के रूप में कार्य करते थे, जिनके द्वारा रीबिल्ड किया गया आपके इस सुदर्शन झील को। पर्णदत्त, या फिर आप चाहें तो यहां पर चक्रपालित भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चक्रपालित भी ठीक है, पर्णदत्त भी ठीक है। एक्चुअली पर्णदत्त थे, उनके पश्चात यहाँ पर चक्रपालित के द्वारा जो सुदर्शन झील है उसका रिबिल्ड किया गया, उसका निर्माण कराया गया। चलिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
हाँ, जरा हमको ये बताइए, जो नल आर्कियोलॉजिकल साइट है, नाल कह लीजिए या फिर नल आर्कियोलॉजिकल साइट कह लीजिए, तो ये जो नाल पुरास्थल है, यह कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है? काफी इंपॉर्टेंट है नल आर्कियोलॉजिकल साइट। नाल आप जानते हैं, नाल पुरास्थल काफी महत्वपूर्ण है। किसी को पता है नालपुरा स्थल कहां पर है? बलूचिस्तान में। कहां पर है? बलूचिस्तान। बट क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो नाल आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? आपने बता दिया, दो लोगों ने आंसर किया, शिखा जी ने, द्रोही जी ने, कि साउथ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यह जो पुरास्थल है नाल, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया और ये पुरास्थल एक्सकेवेट किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई। डिस्कवरी कह लीजिए, चाहे आप इसके एक्सकेवेशन की बात कह लीजिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपके एच हर ग्रिप्स के द्वारा। किसके द्वारा? एच हर ग्रिप्स के द्वारा जो है। कब? तो 1925 से 1926 के बीच में ये आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेट किया गया और इसे डिस्कवर किया गया था। अच्छा, ये फेमस क्यों है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो यहाँ से टू टाइप्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है नियोलिथिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां से जो टेरेस्ड फील्ड्स मिले हैं, उनके सप्लाई करने के लिए, खेतों के जो प्रमाण मिले हैं उनमें सप्लाई करने के लिए यहां पर वाटर कैनाल्स के प्रमाण और स्मॉल डैम्स के प्रमाण। कैनाल मतलब होती है नहरें और डैम का मतलब होता है बांध। इनके जो प्रमाण है यहां से न्यूलिथिक फेज में देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहीं से गरुड़ के शेप का स्टेटाइट से बना हुआ जो सील है, वो भी यहां से प्राप्त है। गरुड़ के आकृति का स्टेटाइट का, जिसको लोग सेल खड़ी कहते हैं, उसका बना हुआ जो मुहर है, वो भी यहां से प्राप्त है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक पुरास्थल से गरुड़ की आकृति का सेल खड़ी का बना हुआ जो मुहर है वो कहां से प्राप्त है? तो वो नाल पुरास्थल है। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके प्री हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट में ये काउंट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए हमको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि सेमेट्री एच कल्चर किससे संबंधित है? सेमेट्री एच कल्चर जो है यह किससे संबंधित है? सेमेट्री एच जो संस्कृति है, इसका संबंध किस काल से है? बताएं भाई। देखिए, भारत में सेमेट्री एच कल्चर को ही लेट हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। पाकिस्तान में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी पुरातत्वविद हैं, वो उसको सेमेट्री एच कल्चर कहते हैं। वो उनका उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है, नामकरण कर दिया है। जबकि यही सेमेट्री एच कल्चर भारत के क्षेत्र में लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यदि मैं ये पूछूं कि जरा ये बताइए, इसका खोज कब किया गया, इसकी डिस्कवरी किस वर्ष हुई थी? किसी को ध्यान में है कि जो सेमेट्री एच कल्चर है, इसे किस वर्ष खोजा गया था और किसके द्वारा सबसे पहली बार इसे नाम दिया गया? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब खोजा गया? 1934 में, 1934 में जो है इसके बारे में पहली जानकारी प्राप्त होती है। एंड हु नेम्ड इट? तो देन एम एस वत्स, माधो स्वरूप
वत्स के द्वारा जो है इसको नाम दिया गया। चलिए, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, माधो स्वरूप वत्स के ही द्वारा जो है सेमेट्री एच आर्कियोलॉजिकल जो कल्चर है उसका एक्सकेवेशन भी किया गया, इसका उत्खनन भी, आपका पहला उत्खनन यहाँ पर इनके द्वारा ही किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जरा हमको एक बात बताइए, जो राना घुंडई पुरास्थल है, राना घुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह किस कल्चर से संबंधित है, ये किस संस्कृति से संबंधित पुरास्थल है? बताएं भाई, राना घुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट जो है यह किस संस्कृति से, यह किस कल्चर से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। द आर्कियोलॉजिकल साइट राना घुंडई इज एसोसिएटेड विथ विच कल्चर? जोब, ठीक है, झोप कल्चर। दो आंसर आए हैं, बाकी लोग भी बताएं। 3 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। झोप कल्चर किससे संबंधित है? झोप कल्चर से। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन ये पूछ दूं कि जो राना घुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट आप बात कर रहे हैं, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? द राना घुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट इज एक्सकेवेटेड बाय whom? किसके द्वारा ये जो पुरास्थल है इसको उत्खनन किया गया? राना घुंडई पुरास्थल को उत्खनन किसने किया? ब्रिगेडियर रॉस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा किया गया? ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा। चलिए, ठीक है। अब जरा हमको एक बात बता दीजिए, आपने राणा घुंडई को जोब कल से संबंधित कर दिया, लेकिन यदि हम दूसरे पुरास्थल की बात करें तो किस जॉब कल्चर से संबंधित अन्य पुरास्थलों के नाम बताइए। तो कम से कम आप सभी दो ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम बताइए विच आर एसोसिएटेड विथ झोब कल्चर, जिनका संबंध झोब संस्कृति से है। जैसे राणा घुंडई झोब संस्कृति से संबंधित है, ठीक वैसे ही इनका भी संबंध झोब संस्कृति से है। बताएं, दो ऐसे कौन से पुरास्थल होंगे? आप सभी से निवेदन है भैया, जितने लोग देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से लगातार मुझे कहना पड़ता है, सोच लीजिए, मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है, क्लासेस आपके लिए ली जाती हैं, उसके बावजूद आप लोगों से बार बार कहना पड़ता है कि नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, छोटा सा बटन है, उसको दबा देना है, लाइक हो जाएगा। उतने में हम खुश, आप भी खुश। पेरियानो गुंडई और डाबर कोट, चलिए ठीक है, वेरी गुड। पेरियानो गुंडई और दूसरा आपका डाबर कोट। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जो सिनौली आर्कियोलॉजिकल साइट है यह किस नदी के तट पर स्थित है? सिनौली आर्कियोलॉजिकल साइट जो है सनौली, यह किस पुरास्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है?
किसी को जानकारी है? नहीं पता? चलिए, ये आपके यमुना रिवर बेसिन में आता है। और ये स्थित कहाँ पर है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, कोई बता सकता है? जो सुनैली आर्कियोलॉजिकल साइट है सोनौली, यह कहाँ पर स्थित है? और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? यूपी में बागपत जो है, बागपत डिस्ट्रिक्ट। बागपत जो पुरास्थल है उत्तर प्रदेश का, वहां पर स्थित है। और इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। बताएं, कोई बता सकता है किसका उत्खनन सुनौली का किसने किया है? सुनौली आर्कियोलॉजिकल साइट इज एक्सकेवेटेड बाय whom? नहीं पता? चलिए, ये एक्सकेवेट किया गया है डीवी शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डीवी शर्मा के द्वारा। अब देखिए, क्वेश्चन यहीं से नहीं होता है, आप भी काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। एज एग्जांपल, सोनौली इज नोन एज लार्जेस्ट सिमेट्री ऑफ पोस्ट हड़प्पन पीरियड। ये लार्जेस्ट सिमेट्री के रूप में जानी जाती है उत्तर हड़प्पा काल के लिए। और बाकी तो आप लोगों ने इसको जरूर ही जाना होगा, क्योंकि यहां से चैरियट के प्रमाण, रथ के जो प्रमाण हैं वह प्राप्त हुए थे, जिसके वजह से ये काफी फेमस भी हुआ था। कुछ लोगों ने इसको महाभारत काल के जो रथ के पहिए हैं उनसे भी एसोसिएट किया है। ठीक है, यहां से लगभग लगभग 125 ह्यूमन बरियल्स जो हैं प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। अब जाते जाते एक क्वेश्चन का और आंसर दे ही दीजिए, जिसके पश्चात कि हम लोग क्लास को धीरे से समाप्त कर लें। ये जो बरियल सिस्टम की बात मैंने अभी की आपसे कि यहां से सबसे अधिक मात्रा में पोस्ट हड़प्पन पीरियड का बरियल सिस्टम का प्रमाण मिलता है, तो ये बरियल सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहली बार? Who introduced the burial system the first time in Indian history or world history? किसके द्वारा जो है सबसे पहली बार जो यह सवाधान के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिले हैं? अरे भाई, बताया था मैंने, कौन सा मानव प्रकार है, किसके द्वारा बरियल सिस्टम, सवाधान के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिले? निएंडरथल। भूल गए? निएंडरथल मानव जो है वहां पर सबसे पहली बार जो है उसके द्वारा ही जो बरियल सिस्टम है उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, निएंडरथल से संबंधित एक संस्कृति है, कोई बता सकता है उस संस्कृति का नाम क्या है? बताएं भाई। ये जो निएंडरथल हैं इनके द्वारा एक संस्कृति का निर्माण किया गया था, वो वर्ल्ड पैलियोलिथिक एज में आता है। मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को डिस्कस भी किया था। वह कौन सी संस्कृति है, कोई बता सकता है?
अरे भाई, मुस्टेरियन कल्चर, जो मुस्टेरियन संस्कृति है, मुस्टेरियन कल्चर है, पढ़ाते समय ही मैंने डिस्कस किया था। मुस्टेरियन कल्चर इज एसोसिएटेड विद महापाषाणिक संस्कृति कहां से आ जाएगी? मुस्टेरियन कल्चर यूरोप की ये संस्कृति है, मैंने पढ़ाते समय बताया था, और इसको ही इसके निर्माता के रूप में हम नियंडरथल मानव को जानते हैं। और यहीं पर मुस्टेरियन संस्कृति में ही जो आपके बरियल सिस्टम सबसे पहली बार प्रमाण मिले थे, और उसको जोड़ा जाता है नियंडरथल को, और इसी वजह से नियंडरथल को ही मुस्टेरियन संस्कृति के निर्माता के रूप में हम जान। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो माहेश्वर और नवदा टोली जो पूरा स्थल है, वह कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। बताएं भाई। दोस्तों, जो ये आपका माहेश्वर और नवदा टोली पूरा स्थल है, यह कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। कोई बता सकता है कि माहेश्वर और नवदा टोली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह कहां पर स्थित है? बताएं। किसी को जानकारी है क्या सही आंसर होगा? चलिए, कहां पर है भाई, समय नहीं गवाएंगे ज्यादा। देखिए, ये है आपके एमपी के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? एमपी का जो खारगोन डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इस एमपी के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में ही यह आपका जो साइट है दोस्तों, यह स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि यह जो आपकी नवदा टोली माहेश्वर पुरा स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह पुरा स्थल किस रिवर के तट पर स्थित है? बताएं। सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा गया है। कोई बता सकता है कि यह पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए, नर्मदा नदी। कहां पर? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी जो है, उसके तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जरा हमें ये बताइए कि यह जो माहेश्वर नवदा टोली पूरा स्थल है, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ माहेश्वर नवदा टोली? बताएं भाई। जो माहेश्वर नवदा टोली पूरा स्थल है, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। किसी को जानकारी है व्हाट इज द राइट आंसर? एच डी सांकलिया। ओके, एनीवन एल्स? देखिए, 3 डिपार्टमेंट यहां पर लगे थे इस माहेश्वर नवदा टोली आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सकेवेट करने के लिए। खुशबू जी ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया है। पहला था आपका डेक्कन कॉलेज। कौन सा था पहला? डेक्कन कॉलेज जो है वो, प्लस साथ में दोस्तों जो एमएस विश्वविद्यालय है, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदरा के दोस्तों, वो, और साथ में दोस्तों, साथ में जो एमपी का, मध्य प्रदेश का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, पुरातत्व विभाग था, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से, ठीक है, एमपी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, पुरातत्व विभाग जो है, इन तीनों के आपसी सहयोग से एच डी सांकलिया के द्वारा, किसके द्वारा? एच डी सांकलिया के द्वारा। अब कब किया गया? ईयर क्या है? तो 1950, 3 फेज में किया गया, 1952 टू 1953 में, ठीक है। उसके पश्चात 1953 से लेके 1954 में, और तीसरा 1957 से 1959 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा गया। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, जरा हमको ये बताइए कि नेपाल का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां से एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण मिले हैं?
नेपाल का वह कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें एनबीपीडब्ल्यू के जो प्रमाण हैं वह प्राप्त है? कोई बता सकता है इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम नेपाल वी फाउंड एनबीपीडब्ल्यू रिमेन्स? बताएं भाई, सही आंसर क्या होगा, कहां से प्राप्त है? कोई बता सकता है व्हाट इज द राइट आंसर? तिलौरा कोट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा? तिलौरा कोट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तिलौरा कोट आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, ठीक है, तिलौरा कोट, वहीं से ये जो एनबीपीडब्ल्यू है उसके जो प्रमाण हैं वह प्राप्त हैं। नेपाल का इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अच्छा, जरा हमको ये बताइए, यदि मैं पूछ दूं वहीं पर कि अफगानिस्तान से कहां पर प्रमाण प्राप्त है? आपने नेपाल का बता दिया, लेकिन हमको बताइए अफगानिस्तान के क्षेत्र से कहां से मिला है? कोई ऐसे साइट का नाम बताइए जहां से कि अफगानिस्तान में एनबीपीडब्ल्यू के जो प्रमाण है वो प्राप्त हैं। ठीक है, बताइए। वेग्राम, क्या होगा? वेग्राम, वेग्राम से। तिलौरा कोट नेपाल में है, वहां से एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण प्राप्त हैं। वहीं पर अफगानिस्तान में बेग्राम जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से आपके एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण प्राप्त हैं। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जरा हमको ये बताइए पाकिस्तान में एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण कहां से प्राप्त हैं? आपने नेपाल देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, लेकिन पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करें तो पाकिस्तान में एनबीपीडब्ल्यू के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के प्रमाण कहां से प्राप्त हैं? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तक्षशिला हो गया, ठीक है, मैंने बताया ही था तक्षशिला से सबसे पहली प्रमाण मिला था। इसके अलावा चरसद्दा, चरसद्दा हो गया, और उदयग्राम, उदयग्राम जैसे बेग्राम है आपका अफगानिस्तान का, वैसे ही उदयग्राम, चरसद्दा, तक्षशिला है आपके पाकिस्तान की। यहां से इनके जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। जो चरसद्दा है ये पेशावर में पाकिस्तान में है, और उदयग्राम भी पेशावर पाकिस्तान में है। तक्षशिला आपके पाकिस्तान के जो रावलपिंडी है वहां पर स्थित है, जबकि जो आप बेग्राम है ये आपके अफगानिस्तान में, यहाँ से इनके प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जरा हमको ये बताइए सबसे पहली बार जो ये एनबीपीडब्ल्यू हैं इनके प्रमाण सबसे पहली बार किस वर्ष प्राप्त हुए थे? प्रश्न क्या है कि एनबीपीडब्ल्यू के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का फर्स्ट एविडेंस किस ईयर प्राप्त हुआ था? प्रथम साक्ष्य जो है यह किस वर्ष प्राप्त हुआ था? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनबीपीडब्ल्यू। बताएं भाई, सही आंसर क्या होगा? नहीं पता, बहुत कम लोग जुड़े हैं भाई। ग्रुप में एक बार बता दीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं एनबीपीडब्ल्यू का जो पहला प्रमाण है ये कब प्राप्त हुआ था। तो इसके पहले प्रमाण हमको 1934 में, 1934 में, 1934 में जो है सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है,
जिसमें आपका रावलपिंडी में जो तक्षशिला है, वहां से आप सभी जानते हैं तक्षशिला से जो है इनके प्रमाण देखने को मिले हैं। और एनबीपीडब्ल्यू को ही फर्दर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एनबीपीडब्ल्यू को ही फर्दर ब्लैक ग्लेज्ड वेयर भी एक स्कॉलर ने कहा। उस स्कॉलर का नाम क्या है, कोई बता सकता है कि किसके द्वारा एनबीपीडब्ल्यू को काले कांचित पात्र परंपरा के नाम से बताया। 1934 में आप सभी जानते हैं सबसे पहला प्रमाण इसका तक्षशिला से प्राप्त हुआ था, लेकिन इसी एनबीपीडब्ल्यू को किसके द्वारा ब्लैक ग्लेज्ड वेयर कहा गया, तो आप सभी जानते हैं वो हैं आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज बहुत कम संख्या है, क्या बात है। चलिए प्रश्न मेरा अगला ये है कि ये बताइए तालक घाट आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है। तालक घाट आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसका एक्सकेवेशन, इसका उत्खनन जो है यह किसके द्वारा किया गया। किसी को जानकारी है कि तालक घाट आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है, बताएं। नहीं पता, एस बी देव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नागपुर यूनिवर्सिटी की ओर से एस बी देव ने किया था। एस बी देव कहां के थे, नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनके यहाँ इनकी ही तरफ से एस बी देव के द्वारा जो है ये साइट एक्सकेवेट किया गया। अच्छा मैं जरा ये पूछूं कि ये जो आप तालक घाट आर्कियोलॉजिकल साइट की बात कर रहे हो, इसका संबंध किस संस्कृति से है, किस कल्चर से है, किसी को जानकारी है, कोई बता सकता है। मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। अब जब बात मेगालिथिक कल्चर की आ ही गई है तो जरा हमें ये बता दीजिए कि मेगालिथिक कल्चर किस एज से संबंधित है, किस मेटल एज से, किस काल से संबंधित है, किस काल से इसको जोड़ा जाता है। और दूसरा, मेगालिथिक कल्चर से ही संबंधित कौन सी पॉटरी जो है उसको, कौन से मृदभांड को मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आते हैं। पहला, जो मेगालिथिक है ये आयरन एज से संबंधित है, किससे संबंधित है, आयरन एज, लौह युग जिसको हम लोग कहते हैं, उससे संबंधित है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन साउथ इंडिया the iron age is spread as megalithic culture, but in north india iron age is spread as pgw culture। दक्षिण भारत में जो लौह काल है वो बृहद पाषाण काल या फिर महापाषाण काल के रूप में विस्तृत हुआ, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो आपका लौह युग है उसका प्रसार जो है, उसका जो विस्तार है वो पीजीडब्ल्यू कल्चर के रूप में, चित्तित धूसर पात्र परंपरा का जो काल है, संस्कृति जो है उसके रूप में जो है विकास दिखाई देता है। अब जिस प्रकार से हम, अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीजीडब्ल्यू का संबंध किस एज से है, तो आप लोग कहते हैं कि पीजीडब्ल्यू का संबंध आयरन एज से है। ठीक उसी प्रकार जो मेगालिथिक कल्चर है ये आयरन से संबंधित है, और मेगालिथिक कल्चर में कौन सा मृदभांड प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, एसपी देव ने केवल और केवल तालक घाट ही एक्सकेवेट नहीं किया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, चाहे वो आपका खापा हो, महुरझरी हो, नैकुंड हो, या फिर पौनार हो, या फिर खैरवाड़ा हो, ये सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल साइट, तालक घाट, खापा, महुरझरी, नैकुंड, पौनार, खैरवाड़ा,
ये सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल साइट नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एसबी देव के द्वारा जो है ये एक्सकेवेट किए गए। ठीक है, ध्यान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए कुडैकल किसको कहा गया? कुडैकल, कुडैकल जो है यह किसको कहा गया है? कई बार क्वेश्चन जो है ये आता है। क्वेश्चन इज दैट कि कुडाइकल जो है यह किसको कहते हैं? किसी को जानकारी है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कुडाइकल किसको कहा गया है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने पढ़ाते समय, हालांकि आप लोगों को अभी बैच में मैंने मेगालिथिक कल्चर नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब पिछली बार पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो फणशिला प्रकार है, स्नैकहुड प्रकार है, जिसको हम लोग वुड स्टोन भी कहते हैं, तो उस वुड स्टोन जो आपका टाइप है मेगालिथिक कल्चर में, आप सभी जानते हैं मेगालिथिक बरियल्स के कई सारे टाइप्स हैं। अलग अलग मेनहिर है आपका, आपका वुड स्टोन है, अलग अलग चीजें हैं। उनमें जो वुड स्टोन है, वुड स्टोन है, ठीक है, उसी वुड स्टोन को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में उसी वुड स्टोन को कुडाइकल कहा गया। इसका संबंध किससे है? मेगालिथिक बरियल से है। महापाषाणिक जो बरियल है, जो समाधान है, उससे संबंधित ये उसका एक प्रकार है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बताइए कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से कैरेन सर्कल अर्थात संगोरा समाधि के प्रमाण मिले हैं? वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से संगोरा समाधि, जो कि मेगालिथिक बरियल का ही एक टाइप है, उसके प्रमाण प्राप्त हैं? कोई बता सकता है कि इसके एविडेंस जो हैं किस आर्कियोलॉजिकल साइट से प्रमाण है, प्राप्त हैं? बताएं भाई। नहीं पता? तमिलनाडु का जो चिंगलपेट क्षेत्र है, कहां का? तमिलनाडु का जो चिंगलपेट क्षेत्र है, वहां से इसके जो प्रमाण हैं वह क्या है? प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए टोपिकल किसे कहा गया? जैसे आपने कुडाइकल सुना, जहां पर कि मेगालिथिक बरियल के टाइप वुड स्टोन को कुडाइकल कहते हैं स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, बट के क्वेश्चन अगला ये है कि टोपिकल किसे कहा गया? टोपिकल, देखिए जो आप जनरली पढ़ते हैं रिवीजन में आपके होता है नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन एज, इनसे क्वेश्चंस तो आप आसानी से बना लेते हैं। आपको जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनको यूजीसी नेट के एग्जाम्स देने हैं, निवेदन है कि जो टॉपिक आपके अभी कमजोर हैं, जिन पे लगता है कि आपके क्वेश्चन अभी नहीं बन पा रहे, उनको अभी समय है आपके पास 1 से 2 महीने, उनको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कीजिए, लगातार उस पर आप फोकस कीजिए, उन पे क्वेश्चंस बनाइए, उन टॉपिक्स को अलग अलग बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितने सारे बुक्स पढ़ेंगे आपको अलग अलग जो पॉइंट्स हैं आपको वो आपके माइंड में एड ऑन होते जाएंगे। तो पढ़िए। एक मैं आज बुक में देख रहा था आर्कियोलॉजी की, भारतीय प्रागैतिहास की रूपरेखा, जिनको इंडियन प्री हिस्ट्री को पढ़ना है और समझना है, ये थ्योरेटिकल में, हालांकि उसमें कायदे से थ्योरेटिकल बेसिस दिया हुआ है, तो उसमें आपको काफी अच्छी खासी जानकारी जो है मिल जाएगी।
यदि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको आयरन एज तक की जो जानकारी है, इंडियन प्री हिस्ट्री जहाँ से शुरू हो रही है, लोअर पैलियोलिथिक, आपकी डेटिंग मेथोडोलॉजी, इसके अलावा आपकी किस प्रकार से जो भारतीय पुरातत्व है उसमें मानव का विकास कैसे हुआ, सभी चीजें जो है, पुरातत्व क्या है, भारतीय पुरातत्व का क्या विशेषता है, ये सभी चीजें जो है इसमें दी गई। इसके राइटर हैं डी के भट्टाचार्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। इसको ट्रांसलेट किया है वीरेंद्र पांडे ने। आप चाहें तो इसको एक बार देख लेंगे। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये हिंदी में मुझे मिला, आज मैं अचानक से मेरे बुक मैंने देखा तो उसमें मिला, तो आप सभी चाहें तो इंडियन प्री हिस्ट्री के लिए इस बुक को पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। मैंने प्रश्न ये पूछा है कि टॉपिकल किसे कहते हैं, तो टॉपिकल एक अम्ब्रेला स्टोन प्रकार है, मेगालिथिक बरियल का एक प्रकार है अम्ब्रेला स्टोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोला जाता है ये छत्रशिला प्रकार। मेगालिथिक बरियल का जो छत्रशिला प्रकार है उसे ही स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जो है क्या कहा गया है, टॉपिकल कहा गया है। कुडैकल हुडस्टोन को फणशिला प्रकार को कहा गया है। मैं लिख देता हूं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी वाले बच्चे कई बार मुझे पूछते हैं तो मैं लिख देता हूँ, फणशिला प्रकार। मेगालिथिक बरियल्स के कई सारे टाइप्स हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय जब पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मुख्यतः 7 रूप जो आपके फण समाधियों के जो प्रकार है, सॉरी, जो मेगालिथिक बरियल्स के जो प्रकार हैं वो उनको दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने नाम सुना होगा डोलेमन समाधि का, आपने नाम सुना होगा छत्र समाधि का, आपने नाम सुना होगा संगोरा समाधि का, आपने नाम सुना अभी मेनहिर का। ये सभी क्या है, ये मेगालिथिक बरियल्स के जो आपकी बृहद पाषाणिक समाधियां हैं उनके प्रकार। और उन्हीं में से जो कुडैकल है वो जो आपके फणशिला प्रकार है उसको लोकल लैंग्वेज में कुडैकल कहा गया, और जो छत्रशिला प्रकार है अम्ब्रेला स्टोन जो उनको लोकल लैंग्वेज में टॉपिकल कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आपके छत्रशिला प्रकार के जो बरियल्स हैं, इनके एविडेंस, इनके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं, किन क्षेत्रों से प्राप्त हैं, कोई बता सकता है? बताइए भाई। जो ये आप अम्ब्रेला स्टोन्स की बात कर रहे हैं कि मेगालिथिक बरियल्स में, मेगालिथिक पीरियड में अम्ब्रेला स्टोन्स के प्रकार मिलते थे, छत्रशिला प्रकार के समाधि प्रकार मिलते थे, तो इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वह किस पुरास्थल से प्राप्त हैं? देखिए, केरल के 2 बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं केरला के। कौन कौन से साइट हैं वो? तो इस प्रकार के एविडेंस जो है अरियन्नूर, अरियन्नूर, अरियन्नूर हो गया, और दूसरा चेरमनगाद। चेरमनगाद। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, अरियन्नूर, चेरमनगाद, इन दोनों आर्कियोलॉजिकल साइट से जो अम्ब्रेला स्टोन टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल्स हैं, इनके जो प्रमाण हैं वहां से प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि वह कौन से पीजीडब्ल्यू साइट है, वह कौन से पीजीडब्ल्यू साइट है जहां से आयरन स्लैग के प्रमाण मिले हैं? आयरन स्लैग का मतलब होता है कि लौह धातु मल के टुकड़े जो प्रमाण हैं उनके प्रमाण प्राप्त हैं। कोई बता सकता है कि वह कौन सी पीजीडब्ल्यू साइट है जहां से आयरन स्लैग लौह धातु मल के जो प्रमाण हैं उस पीजीडब्ल्यू साइट से, अर्थात पेंटेड ग्रेवियर कल्चर वाली साइट से प्रमाण प्राप्त है? आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया कि पीजीडब्ल्यू आर एसोसिएटेड विद आयरन कल्चर, आयरन एज। तो वहां से आयरन स्लैग के, आयरन का जो धातु मल है उसके जो प्रमाण है वो प्राप्त हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट साइट हैं भैया, कौन कौन से?
हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इतनी बातें क्लियर हैं कि आयरन स्लैग के प्रमाण कहां से मिले हैं, क्या हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मैंने अभी बताया BRW विच एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर आर नोन एज आयरन एज इन साउथ इंडिया, बट इन नॉर्थ इंडिया PGW साइट्स आर आयरन एज कल्चर। इन हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा वी फाउंड द एविडेंस ऑफ आयरन स्लैग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये बताइए एंथ्रोमॉर्फिक फिगर का संबंध किस कल्चर से है। जो एंथ्रोमॉर्फिक फिगर हैं, मानव आकृति वाले जो उपकरण हैं, इनके प्रमाण कहां से प्राप्त हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर के जो प्रमाण हैं, यह किस कल्चर से, किस संस्कृति से संबंधित हैं, ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, कॉपर होड से। किससे हैं? कॉपर होड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताम्र निधि बोलते हैं। ठीक है, यहां से संबंधित है इनका संबंध। अब प्रश्न कॉपर होड से भी कई बार पूछा जाता है कि इनसे संबंधित, ताम्र निधि से संबंधित पॉटरी के मृदभांड का नाम क्या है। जैसे आपने अभी इंडियन आयरन एज में जो नॉर्थ इंडिया है उससे एसोसिएटेड PGW को जाना, मेगालिथिक कल्चर में आपने BRW को जाना, ठीक उसी प्रकार जो कॉपर होड्स हैं, जो ताम्र निधि हैं, उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध OCP से है। किससे है? OCP, ऑकर कलर पॉटरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैरिक मृदभांड या फिर कपिस मृदभांड के रूप में जाना जाता है। और इसकी प्राप्ति 1949 में सबसे पहली बार बीबी लाल के द्वारा, जो बिसौली जो कि बदायूं का है, और राजपुर परसू जो क्षेत्र हैं, वहां से इनको सबसे पहली बार बीबी लाल के द्वारा 1949 में प्राप्त किया गया। आज के इस सेशन के सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसके पश्चात क्लास जो है उसको हम समाप्त करेंगे। चलिए जरा बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है कि आरसी अग्रवाल के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से कॉपर मेल्टिंग के प्रमाण प्राप्त किए गए। कॉपर मेल्टिंग के जो प्रमाण हैं, तांबे को गलाए जाने के जो साक्ष्य हैं, वह प्राप्त। आप सभी जानते हैं आरसी अग्रवाल इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। इनके द्वारा कौन सा ऐसा चाल्कोलिथिक साइट है, कौन सा ऐसा ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जहां से आरसी अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा कॉपर मेल्टिंग के, तांबे को गलाए जाने के जो साक्ष्य हैं,
वह प्राप्त हुए हैं। कौन सी ऐसी साइट है, बताइए, कोई बता सकता है? व्हाट इज द राइट आंसर? नहीं पता। दो इंपॉर्टेंट साइट हैं। पहला है मतून। पहला साइट क्या है भैया? दो साइट है। पहला है मतून, मतून। दूसरा है आपका उमरा। उमरा, क्या है? उमरा। ये दोनों आपके आहार के 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। आहार जो पूरा स्थल है वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं से आरसी अग्रवाल को तांबे गलाने के जो साक्ष्य है, कॉपर मेल्टिंग के जो एविडेंस है, वो यहाँ से प्राप्त हैं। इसके अलावा अन्य जगहों से भी जो तांबों के प्राप्त करने की जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। चलते दोस्तों अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका नाम दोस्तों लॉ चैपेल ऑफ सेंट्स। ये दोस्तों जो पुरास्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। पुरास्थल का नाम क्या है दोस्तों? लॉ चैपेल ऑफ सेंट्स। ये दोस्तों पुरास्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताएं भाई, किसी को जानकारी है? बताएं, इंपॉर्टेंट साइट है। चलिए एक आंसर आया, द्रोही जी ने कहा फ्रांस में है। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें। लॉ चैपेल और सेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पर स्थित है, बता सकता है कोई? पुष्पांजलि जी ने भी कहा है कि ये फ्रांस में है। ठीक है, वेरी गुड। सुप्रीत जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई लॉ चैपेल ऑफ सेंट साइट इज फेमस। क्या कारण है कि जो ये आपका पूरा स्थल है फ्रांस का, यह क्यों फेमस है? बताएं भाई, क्या कारण है? यह इस पूरा स्थल किस लिए जाना जाता है, कोई बता सकता है? चलिए नहीं पता, बताएं क्या आंसर होगा। वाई द लॉ चैपेल ऑक्स जो एब्सेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट इज फेमस? स्पेशल नियंडरथल के प्रमाण, विशिष्ट नियंडरथल के जो प्रमाण हैं वो यहां से प्राप्त हैं। ठीक है, नियंडरथल का जो प्रमाण है आप सभी जानते हैं, टाइप ऑफ ह्यूमंस नियंडरथल, जो इसके प्रमाण है वहां से प्राप्त हैं। एंड ये जो नियंडरथल यहां से प्राप्त है, इस नियंडरथल से जो आपके ह्यूमन स्केलेटन्स इसके मिले हुए हैं उसमें आर्थराइटिस के प्रमाण मिले हैं। अर्थराइटिस को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? गठिया। ठीक है, गठिया के जो प्रमाण हैं। अच्छा, प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा मैं बता दूं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह विशिष्ट नियंडरथल के प्रमाण कहां से प्राप्त हैं जो आर्थराइटिस गठिया से पीड़ित है। इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट एविडेंस ऑफ विशिष्ट या फिर स्पेशल नियंडरथल हु इज डिजीज फ्रॉम आर्थराइटिस। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना ये साइट आपका फ्रांस में स्थित है और इस साइट में विशिष्ट नियंदरथल के प्रमाण मिले। और ये विशिष्ट नियंदरथल में एक डिजीज अर्थात आर्थराइटिस के जो प्रमाण है, जो आपके गठिया का जो प्रमाण है, वो यहां से प्राप्त है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा हमको ये बताइए, जब नियंडरथल की बात हो ही गई है तो थोड़ी सी चर्चा मैं आपको ले चलूंगा वापस से कि नियंडरथल के द्वारा किस कल्चर का इसे निर्माता कहा जाता है। नियंडरथल को किस कल्चर से एसोसिएट किया जाता है, किस संस्कृति के निर्माता के रूप में हम नियंडरथल को जानते हैं, कोई बता सकता है? नियंडरथल जो है यह किस संस्कृति के निर्माता के रूप में जाना जाता है? एनिमल एल्स? एक आंसर आया मुस्टेरियन।
दो आंसर आए मुस्टेरियन। और भी कोशिश कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? बस केवल दो लोगों को याद है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली कुछ सेशन में डिस्कस किया था। 1 2 3 4, केवल 4 आंसर आए हैं। बाकी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं ना। अब वो भी नहीं पता होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कहां पर उल्लिखित मिलता है। उसका सबसे पहला प्रमाण पता है? कोई है तो बताए कि सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला उल्लेख कहां पर है, किस ग्रंथ में है। पता नहीं होगा। खैर, 4 लोगों ने आंसर किया है। बिल्कुल सही आंसर है मुस्टेरियन कल्चर। कहां से प्रमाण प्राप्त होता है? मुस्टेरियन कल्चर से। मुस्टेरियन कल्चर किस काल का कल्चर है? बताएं भाई। मुस्टेरियन कल्चर जो है किस काल की संस्कृति मानी जाती है? आप सभी ने आंसर दिया कि नियंडरथल इज। अच्छा चलिए, स्कंद पुराण। पुष्पांजलि ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, ये स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है वहां से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रश्न मैंने यहां पर यह पूछा है कि ये जो मुस्टेरियन कल्चर है, मुस्टेरियन कल्चर का संबंध किस काल से संबंधित है, ये किस एज से एसोसिएटेड है? मध्य पूरा पाषाण काल। ओके। और कोई बताए किस काल से संबंधित है? मैंने बताते समय बताया था मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार यहां से पूछे जाते हैं। नमस्कार आप सभी को। चलिए, तो इतने पॉइंट्स देखिए। क्वेश्चन एक था, उससे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जरा हमें ये बताइए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मुस्टेरियन कल्चर है, जो मुस्टेरियन संस्कृति है, इस मुस्टेरियन संस्कृति को फर्दर कितने भागों में बांटा गया था? आप सभी ने अभी बताया कि जो मुस्टेरियन कल्चर है, इसके निर्माता के रूप में हम निएंडरथल को जानते हैं। फर्दर जो ये मुस्टेरियन कल्चर है, इसके कितने भाग हैं? एनीवन एल्स, कोई बता सकता है? किसी को जानकारी है कि मुस्टेरियन कल्चर फर्दर कितने भागों में बढ़ता है? आप सभी जानते हैं मुस्टेरियन कल्चर आपके विश्व के मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है, संबंधित है। 4 5, कोई 6 भी कह दो, कोई इधर 1 2 3 कह दो, तो कंप्लीट हो जाएगा। कोई ना कोई एक तो तुक्का लग ही जाएगा। चलिए, सुप्सी जी ने सही आंसर कहा है 4 हैं, जिसको हम लोग टिपिकल मुस्टेरियन, मुस्टेरियन ऑफ एस्यूलियन ट्रेडिशन, डेंटिकुलेट मुस्टेरियन और पोंटेनियन के नाम से जानते हैं। टिपिकल मुस्टेरियन पहला। दूसरा क्या है? मुस्टेरियन ऑफ एस्यूलियन ट्रेडिशन। ठीक है। एंड तीसरा क्या है? डेंटिकुलेट मुस्टेरियन। जब पढ़ाऊंगा बैच में जो बच्चे हैं आपके, तो उनको पिछले बैच में भी बताया गया था। ठीक है। हिंदी में यदि बात करूं तो टिपिकल मुस्टेरियन का मतलब विशिष्ट मुस्टेरियन, एस्यूरियन परंपरा की मुस्टेरियन, द्विदंतुरित मुस्टेरियन, और चौथा है आपका पोंतेनियन। ठीक है, क्या होगा? पोंतीनियन। तो आप लोगों को जब मैं बैच में पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो वहां पर जानकारी आपसे दी जाएगी। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अब ये बताइए जरा हमको, चॉपर चॉपिंग प्रकार की
जो हैंडेक्स परंपरा है, जो चॉपर चॉपिंग प्रकार की, चॉपर चॉपिंग जो टूल्स हैं, इनके प्रमाण, चॉपर चॉपिंग टूल्स के जो प्रमाण हैं वो वर्मा में किस संस्कृति के अंदर मिले हैं। जो वर्मा आर्कियोलॉजिकल साइट है, बर्मा, वहां से किस साइट से, किस पुरास्थल से, या सॉरी किस कल्चर से, कहां से इसके, जैसे आप इंडिया में सोहन कल्चर में चॉपर चॉपिंग टूल्स के प्रमाण आपको दिखाई देते हैं, ठीक मेरा प्रश्न वैसे ही है कि बर्मा के क्षेत्र में चॉपर चॉपिंग टूल्स के प्रमाण किस कल्चर के अंतर्गत प्राप्त हैं। मैं भी बता दूंगा कि चॉपर चॉपिंग टूल्स कहां कहां कौन कौन से कल्चर में। फिलहाल अभी ये बताइए कि वर्मा के क्षेत्र में इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हैं। कोई बता सकता है? याद नहीं होगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है। अनयाथियन, उस साइट का, उस कल्चर का नाम क्या है? अनयाथियन। देखिए कुछ नाम अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चॉपर चॉपिंग टूल किस किस संस्कृति के अंतर्गत आया, तो सबसे पहले आप, यदि भारत के क्षेत्र में पूछा जाए तो सोहन कल्चर, जो आपकी सोहन संस्कृति है उसके अंतर्गत। अभी मैंने बताया वर्मा के क्षेत्र में अन्याथियन कल्चर। मलेशिया में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका तम्पेनियन। ठीक है, और जावा में बात करेंगे तो पॉजिटियन, जावा। अब जरा हमको एक बात बताइए आप सभी कि यह जो कल्चर है चॉपर चॉपिंग टूल का, ये किस एज से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, बताएं भाई। कोई बता सकता है किस काल से संबंधित है? इन सभी कल्चर्स के, इन सभी संस्कृतियों के जो नाम हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, मद्रासियन कल्चर भी है, सोहन संस्कृति को भी मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। चलिए, अनयाथियन हो गया, तंपनियन हो गया, पॉजिटिनियन हो गया, ये सभी जो है आपके किससे संबंधित हैं? लोअर पैलोथिक। जी हाँ, जो चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं ये आपके लोअर पैलियोलिथिक से संबंधित हैं, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मैंने आपको टूल टाइपोलॉजी पढ़ाते समय पिछली बार भी डिस्कस किया था। जब हम लोग बैच वाली क्लास, याद कीजिए, जो पिछले बैच के बच्चे होंगे उनको जरूर याद होगा। हालांकि मैंने क्विज सेशन में भी एक बार बताया है कि जब आप लोअर पैलोथिक से स्टार्ट करते हो तो वहां पे सबसे पहला जो टूल दिखाई देता है वो आपको चॉपर चॉपिंग दिखाई देता है। पेबल, चॉपर चॉपिंग, एस्यूलियन, और आपके एस्यूलियन के अंदर आने वाले हैंडेक्स और क्लीवर। कुछ लोग उसमें ओल्डवान टूल्स को भी जोड़ते हैं, कुछ स्कॉलर जो है उसमें आपको किसको जोड़ते हैं? काफुआ टूल्स को भी जोड़ते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम काफुआ टूल्स इज नॉट रिगार्डेड एज अ एस्यूलियन टूल और लोअर पैलोथिक टूल। उसको क्या कर दिया गया? उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इजेबेलेंट के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसको एक नेचुरल स्टोन माना जाता है, वो टूल्स का टाइप नहीं है। फर्दर जब आप आगे बढ़ते हैं मिडिल पैलोथिक में तो वहां पे आपको फ्लेक टूल्स दिखाई देते हैं, फ्लेक के बने हुए उपकरण दिखाई देते हैं। फिर जब आप फर्दर आगे बढ़ते हो अपर पैलोथिक में तो वहां पे आपको कौन से ब्लेड, ब्यूरिन और स्क्रैपर जैसे जो टूल्स हैं वो आपको अपर पैलोथिक में दिखाई देते हैं। फिर जब आप मेसोलिथिक में पढ़ते हो तो मेसोलिथिक में दो पार्ट है, मैंने बताया था आज की क्लास में, बैच में भी डिस्कस किया मैंने क्लास पढ़ाते समय कि मेसोलिथिक दो टाइप में विभाजित है, अर्ली मेसोलिथिक, लेट मेसोलिथिक। अर्ली मेसोलिथिक में आपके ए सेरेमिक्स आते हैं, मतलब कि जहां पे मृदभांडों के प्रमाण नहीं मिलते, और लेट मेसोलिथिक में आपको जहां पर मृदभांडों के प्रमाण मिलते हैं। तो अर्ली मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जहां पर जो उपकरण प्राप्त होते हैं माइक्रोलिथ, जो कि मेसोलिथिक पीरियड की खासियत है, उनमें उपकरणों में
वो जो जियोमेट्रिक टूल्स होते हैं, जो ज्यामिति प्रकार के उपकरण होते हैं, वो नहीं मिलते। जबकि लेट मेसोलिथिक पीरियड में जियोमेट्रिक टाइप ऑफ जो टूल्स हैं, जो ज्यामिति प्रकार के उपकरण हैं, वो प्राप्त होते हैं। वही जब फर्दर आप आगे बढ़ते हो न्योलिथिक फेज में, तो न्योलिथिक में आपको जो सेल्स हैं, जो कुल्हाड़ियां हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देती है। और साथ में न्योलिथिक टूल्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके ऊपर पॉलिशिंग के प्रमाण, उनके ऊपर चिकनाई के जो प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग क्लास में जो बैच वाले बच्चे उनके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सभी को एक मैंने जो ओवरव्यू जो दे दिया, उनको ध्यान में रहे, आप लोग उसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिलेगा। चलिए, यदि चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि जी हाँ इतनी चीजें समझ में आ गई। बताइए भाई, जल्दी से, समय नहीं गंवाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बताएं मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, निवेदन है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जरा हमें ये बताइए कि सीदी अब्दुल रहमान जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वह कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोगों ने जब मैंने डिस्कस किया था तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सीदी अब्दुल रहमान इज लोकेटेड इन विच एरिया? बताएं भाई, सीदी अब्दुल रहमान जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यह पूरा स्थल कहां पर स्थित है? किसी को जानकारी है? चलिए, अभी तक में तो किसी ने नहीं बताया, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करते पड़ेगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इजिप्ट में है, सिद्धार्थ सेज। चलिए देखिए, इजिप्ट में, मिस्र में नहीं है। दूसरा आंसर आया है पाकिस्तान में है। ओके, देखिए भाई, मैंने आप लोगों को इंडस, सॉरी, जब मैं आपको होमो इरेक्टस के जीवाश्म जब मैं पढ़ा रहा था, देखिए एक आंसर आया है अल्जीरिया, एक आंसर आया है ऑस्ट्रिया, एक आंसर आया है मलेशिया। दो चार और नाम ले लो, अमेरिका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अरे भाई देखिए, मैंने आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, शायद अभी नए बैच में नहीं कराई है, पिछले बैच में करा दी थी। वो लोग तो बिल्कुल सही बताएं, उन लोगों की बताने की जो माफी है वो तो यहाँ पे नहीं है। एक आंसर केवल इसमें सही आया है, श्रेया जी ने कहा है मोरक्को। मोरक्को आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वहां से इसके प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, ये फेमस क्यों है? आपका जो पुरास्थल है, मैंने अभी बताया, ये पुरास्थल फेमस इसलिए है कि ये जो मोरक्को में स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये किस लिए फेमस है? यहां से हमको होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले। किसके मिले हैं? होमो इरेक्टस के जीवाश्म यहां से प्राप्त हैं। मैंने पढ़ाते समय प्रीवियस जो बैच में पढ़ा था तो वहां पे भी बताया था कि जो ये आपका अल्जीरिया का टर्निफाइन, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, होमो इरेक्टस के रिगार्डिंग कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जो प्रमाण हैं वह आपको ध्यान में रखने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से? तो अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया में कौन सा भैया? तो टर्निफाइन, टर्निफाइन, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने बताया मोरक्को, मोरक्को का क्या है? सीदी अब्दुल रहमान, अभी मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बताया भैया आपका चीन में,
चाइना में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप सभी जानते हैं, चकोटियन केव। चकोटियन केव आपके एग्जाम में लगातार यहां से प्रश्न जो है पूछा जाता है। चकुटिया केव जो कि एक लाइम केव है, चाइना के बीजिंग में स्थित है, यहां से इसके प्रमाण जो है देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किस प्रकार के अन्य प्रमाण कहां से प्राप्त हैं, तो जावा जो त्रिनील का क्षेत्र है, जावा त्रिनील, मैंने बताया था, याद कीजिए उसको, जावा मानव के नाम से, जावा मैन के नाम से जाना जाता है। जो चाइना से प्राप्त हुआ है उसको पेकिंसन मैन, पेकिंग मानव के रूप में जाना जाता है। वहीं पर यदि मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में कहां से मिला है होमो इरेक्टस के प्रमाण, कोई बता सकता है? इंडिया में होमो इरेक्टस के प्रमाण जो हैं यह कहां से प्राप्त हैं? बताइए। हथनौरा, केवल एक आंसर आया, दो आंसर आ गए, तीन, चार, पांच, चार आंसर आए भाई, पांच आ गए, ठीक है, बाकी लोग बताइए। सिद्धार्थ जी कहाँ गए? छ, छह आंसर आए, सात, आठ, चलिए ठीक है। हथनौरा से प्राप्त हैं। हथनौरा कहां पर है तो आप सभी जानते हैं, नर्मदा वैली में है। कहां पर है भैया? नर्मदा वैली में स्थित है। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो नर्मदा वैली में स्थित होने के कारण इसको होमो नर्मदेंसिस भी कहा जाता है, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, ठीक है। इसके अलावा इसकी खोज अरुण सोनाकिया, हु इज अ बाय प्रोफेशन जियोलॉजिस्ट, अरुण सोनाकिया क्या थे, पेशे से जियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा जो है ये जो पूरा स्थल है यहाँ से होमो इरेक्टस जीवाश्म जो खोज है वो की गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न मेरा ये है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये बताइए, जो एबेबिलियन टूल्स हैं, एबेबिलियन जो टूल्स हैं, उन एबेबिलियन टूल्स को किसके कंटम्परेरी रखा जाता है, किस टूल्स के समकालीन रखते हैं, बताएं। जो एबेबिलियन टूल्स हैं, इन एबेबिलियन टूल्स के कंटम्परेरी कौन है, समकालीन कौन है, बताइए। हैंडेक्स, ना 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 ना, एस्यूलियन, हैंडेक्स, अरले भाई, ये जो आप लोग ये कह रहे हो अर्ली एस्यूलियन कल्चर, देखिए अस्यूलियन जो है, पहली बात मैं आपको बता दूं, एबीबिलियन में हैंडेक्स का जो अपरिष्कृत रूप है, जो इनिशियल फेज है, एबीबिलियन में आपको हैंडेक्स मिलता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, इसमें हमको हस्त कुठार के प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार के किस फेज में है, ये इनिशियल फेज में आते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक अवस्था के हैंडेक्स हैं, इनका अभी विस्तार या विकास नहीं हुआ है। जब वही हैंडेक्स एस्यूलियन में जाते हैं तो उनका विस्तार होता है। इसीलिए एबीबिलियन टूल्स को जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है तो पहले एबीबिलियन आता है, उसके बाद आपका एस्यूलियन आता है। लेकिन मैंने पूछा कि इसके कंटेम्परेरी कौन सा है, तो क्लैक्टोनियन टूल्स रखे जाते हैं। क्लैक्टोनियन टूल्स, बता सकता है कि क्लैक्टोनियन टूल्स कहां के हैं? बताएं भाई, ये जो क्लैक्टोनियन टूल्स हैं ये कहां के हैं, किस काल के? चलिए ठीक है, ये ब्रिटेन में है, लोअर पेल्थिक, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा।
ब्रिटेन का है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, एस्यूलियन के पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्वेश्चन नंबर 5। जो एस्यूलियन टूल्स हैं, उस एस्यूलियन टूल्स के फर्स्ट एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए थे? किसी को जानकारी है? चलिए 3-4 आंसर आ गए भाई, बाकी लोग भी बताएं। फ्रांस में, ठीक है। सेंट एस्यूल, फ्रांस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सेंट एस्यूल, फ्रांस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जो तुर्काना लेक है, जो तुर्काना झील है, वहां से किस मानव जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए थे? जो तुर्काना लेक है, वहां से किस ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए थे? कोई बता सकता है? सही आंसर क्या होगा, बताएं भाई। व्हाट इज द राइट आंसर? सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, सर आई एम न्यू हियर, मेरी प्रिपरेशन अभी जीरो है, सर कुछ भी पढ़ा नहीं है, 4 मंथ इनफ होगा नेट जा रहा। देखिए आर्कियोलॉजी में 3 से 4 महीने, यदि आपने डिटेल्ड अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से नेट जेआरएफ निकाल लेंगे। लेकिन इसमें कंसिस्टेंट होके आपको डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारी वेरियस ब्रांचेज हैं आर्कियोलॉजी की। न्यूमिस्मेटिक्स है, एपिग्राफी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, और आपका आर्कियोलॉजी में भी 3 चीजें हैं। एक आपका वर्ल्ड आर्कियोलॉजी है, एक आपका इंडियन आर्कियोलॉजी है, और वेस्ट एशियन आर्कियोलॉजी भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार हम कुछ वेस्ट एशियन आर्कियोलॉजी जो है बैच में, जो बच्चों को पिछली बार मैंने थोड़ा सा छोड़ा था, स्किप किया था क्योंकि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपके लगातार जो क्वेश्चन जैसे बदल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इस बार एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाए। तो जिन बच्चों ने बैच में एडमिशन लिया है तो उनको सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूंगा, और उसकी जो नोट्स है मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। तो उन लोगों से जो कि अभी बैच में जुड़े हैं, निवेदन है भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स लगातार भेजे जा रहे हैं, तो उनको प्रिपेयर करते रहिए। और सिद्धार्थ जी, आपका चैनल का भाई नाम तो ये सिद्धार्थ शेष, मैं आपको सिद्धार्थ के नाम से ही बुलाऊंगा फिलहाल। यदि आप अपना नाम बता देंगे तो बेटर, नहीं तो फिलहाल आपको नाम इसी से बुलाया जाएगा। तो आपके पास 4 मंथ अभी बहुत है। 4 मंथ कहाँ, अभी अगस्त है आपका, फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एटलीस्ट इतना मान के चलिए कि आपके पास पूरे 5 महीने, क्योंकि दिसंबर शुरुआत में ही आपके नहीं होंगे, एटलीस्ट 15 के बाद होंगे। तो आपके पास लगभग अभी 5 महीने हैं। 5 महीने में आप आराम से अपना एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ के जो कैंडिडेट रहे थे, जब हम लोगों के द्वारा एग्जाम दिए जा रहे थे, तो वहां पर जो है उन लोगों के द्वारा मात्र 2.5 से 3 महीने में उन लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया है, क्रैक किया है। तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा बर्डन न लें। आर्कियोलॉजी एक सीमित है, लेकिन उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाटा बहुत है। आपको कौन से साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया, किस नदी किनारे है, क्या है, कैसे है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पर जुड़े रहिए, आपको बाकी जानकारी मिलती रहेगी। बैच का अपना अलग है, बैच में अपनी क्लासेज आपकी थ्योरी जैसे सेशन होते हैं उनके हिसाब से होती हैं। तो बैच की क्लासेज में आपको पूरी जानकारी वहाँ मिलेगी, बाकी आप यहाँ पे भी जुड़ते हैं तो यहाँ आपको अलग मिलेगी। चलिए ठीक है, वापस से आते हैं। मैंने पूछा कि तुर्काना झील जो है, उस तुर्काना झील के ऊपर किस ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण वो प्राप्त होते हैं? तो आप सभी ने आंसर किया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो प्रमाण हैं वो यहां से प्राप्त होते हैं।
अब यदि मैं प्रश्न पूछूं कि जो तुर्काना लेक है, यहां पर किस स्कॉलर का, किस आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है। आपकी क्वेश्चन ओल्डुआई गार्ज वैली से भी आया है और आपकी क्वेश्चन तुर्काना लेक से भी आया है, दोनों क्वेश्चन आए हैं। तो प्रश्न ये है कि जो तुर्काना लेक है, यहां पर काम किसके द्वारा किया गया, बताएं, कोई बता सकता है? चलिए, रिचर्ड लीकी, वेरी गुड। क्या होगा? रिचर्ड लीकी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जब भी ओल्डुआई गार्ज वैली की बात करेगा तो ओल्डुआई गार्ज वैली पे काम किया है किसने? ओल्डुआई गार्ज वैली पे काम किया है आपके एलएसबी लीकी ने। जब बात करेगा आपके टुरकाना लेक की तो यहां पर कार्य किया है रिचर्ड लीकी ने। जो ओल्डुआई गार्ज वैली है, इट इज डेटेड 18th लाख ईयर। जो आपका ओल्डुआई गार्ज वैली है वो 18 लाख वर्ष पुराना उसको मापा गया है बाय द यूज ऑफ पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। मैंने आज के ही क्लास में बैच में भी डिस्कस किया कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड में उसको 18 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। जबकि आप जानते हैं कि जो आपका ये तुर्काना लेक है, यहां पर भी सेम वही जो आपके डेटिंग मेथड है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, इट इज यूज्ड हियर एंड द डेटिंग इज अप टू 26 लाख, जो 26 लाख वर्ष ये पुराना डेट गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, किस उपकरण को कुदपो के नाम से जानते हैं? विच आर्कियोलॉजिकल टूल्स इज आल्सो नोन एज कुदपो? बताए भाई, किस टूल को, किस उपकरण को कुदपो के नाम से भी जाना जाता है? हैंडेक्स, ओके, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है हैंडेक्स को। जो हैंडेक्स उपकरण है, जो हस्त कुठार है, इसको कुदपो के नाम से भी हम सब जानते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर एकदम याद रखिए, वहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हैंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज कुदपो। कुदपो एक क्या है? लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा में उसे, फ्रांसीसी भाषा में वहां पे कुदपो कहा गया। यदि हम उसमें बात करें इंग्लिश में तो इसे फ्रांसीसी में लिखे तो कुडपोइंग उसको बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जो काफुआ टूल्स हैं उनको सबसे पहले किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? जो काफुआ टूल्स हैं, इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज किसके द्वारा किया गया था? एनीवन, किसी को जानकारी है? अभी मैंने बताया कि काफुआ टूल्स वर्तमान में टूल टाइपोलॉजी में नहीं आते, क्योंकि इनको एक उपकरण के रूप में इनको अस्वीकार कर दिया गया। पर प्रश्न मेरा यह है कि जो काफुआ टूल्स हैं, इनकी खोज किसके द्वारा की गई? मैंने नाम लिया था, इसीलिए कहा जाता है कि क्लास में कभी भी एकदम अटेंशन के साथ बैठना चाहिए। देखिए, एक आंसर आ गया, इजे वैलेंड। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ई.जे. वैलेंड के द्वारा। ठीक है, कब खोजा गया? तो 1920 में। और ई.जे. वैलेंड ने जब इसे खोजा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से इनको युगांडा में जो काफू रिवर है वहां से इनको ये प्राप्ति हुई थी। और फर्दर बाद में जेडी क्लार्क के द्वारा, किसके द्वारा? जेडी क्लार्क के द्वारा
ये जो टूल्स हैं काफुआ टूल्स, जिनको कि जे वेलेंट ने एज ए टूल प्रोड्यूस किया, बताया कि टूल हैं, इसको जेडी क्लार्क ने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने बताया कि ये कोई टूल्स नहीं बल्कि नेचुरल स्टोन है और ये नदी में लगातार घर्षित होने के कारण वो क्या हो गए, उनकी आकृति टूल के आकार की होगी, लेकिन ये एक टूल नहीं है, क्योंकि टूल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, ये मानव के द्वारा हाथों से बनाए गए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए, अच्छा जरा हमको एक बात बताइए कि जो आप लोग आइस एज के नाम सुनते हैं, हिमकाल, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिमकाल बोलते हैं, तो कुल कितने हिमकाल हैं? पुरातत्व के क्षेत्र में हिमकालों की संख्या कितनी बताई गई है? कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, 4 बताए गए। नाम बताइए चारों के भाई। 4 आइस एज हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। 4 हिमकाल आपने बताए, ठीक है, लेकिन नाम क्या है उनका? गुंज, ठीक है, मिंडल, रिस और वुर्म, ये 4 जो हैं ये क्या हैं, आइस एज हैं। और इन चारों के बीच में 3 क्या हैं, देखिए इनको ग्लेशिएशन फेज कहा जाता है, हिमकाल कहा जाता है, आइस एज कहा जाता है, और इन चारों के बीच में जो है 3 अंतर हिमकाल हैं, जिसको हम लोग इंटर ग्लेशिएशन पीरियड कहते हैं, जिनको हम लोग गुंज मिंडल इंटरग्लेशिएशन पीरियड, मिंडल रिस इंटरग्लेशिएशन पीरियड एंड रिस वुर्म इंटरग्लेशिएशन पीरियड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसके पश्चात जो सेशन है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ, ये बताइए, मोहिंजोदाड़ो से प्राप्त जो ह्यूमन स्केलेटन्स थे, उनकी स्टडी किसके द्वारा की गई? जो मोहिंजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां से जो ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण मिले, उस मानव कंकालों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम मोहेंजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट इज स्टडीड बाय whom? पढ़ाते समय भी डिस्कस किया था, मानव वहां पे 42 के आसपास ह्यूमन स्केलेटन जो है मोहेंजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा किया गया? KUR केनेडी, KUR केनेडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी जाते जाते मैं आपको सेशन में अंतिम प्रश्न भी बता दीजिए कि इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, KUR केनेडी की एक बड़ी फेमस बुक है, कोई बता सकता है क्या नाम है? बताएं भाई, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गया है, ये कई बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, गॉड एप मेन एंड फॉसिल, इनकी बुक का नाम क्या है? गॉड एप मेन एंड फॉसिल।
ये इनकी बुक का नाम है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।